गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव पर्यावरण संबंधों की अवधारणाओं के बारे में। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को इन शॉर्ट बताया था कि निश्चयवाद क्या होता है, संभववाद क्या होता है और नव निश्चयवाद क्या होता है। और उसके बाद फिर हम निश्चयवाद के बारे में अपन लोगों ने बात शुरू करी थी कि निश्चयवाद क्या होता है। निश्चयवादी विचारधारा या जिसे हम पर्यावरणवाद, नियतिवाद भी कहते हैं या डिटर्मिनिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है कि मानव और पर्यावरण के संबंधों में पर्यावरण जो होता है उसको अधिक प्रभावशाली बताया जाता है। और मतलब ये माना जाता है कि मानव का जो जीवन है वो पूरी तरह से पर्यावरण द्वारा संचालित है, उसके द्वारा नियंत्रित है, उसी के द्वारा प्रभावित होता है। और ये जो विचारधारा है ये मुख्य रूप से जर्मन भूगोलवेताओं के द्वारा दी गई थी, यानी कि जर्मन भूगोलवेता जो थे वो इस विचारधारा के प्रवर्तक रहे हैं। और इस विचारधारा में मुख्य रूप से विचारधारा 18वीं 19वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। और 1911 में जब कुमारी सैम्पल ने अपनी बुक प्रकाशित की थी भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, उस समय ये अपने चरम सीमा पर थी। फिर हमने विभिन्न भूगोलवेताओं के जो विचार हैं निश्चयवाद के बारे में, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और हमने हेरोडोटस, अरस्तु, रिटर, हम्बोल्ट आदि के विचारों के बारे में, हिप्पोक्रेट्स आदि के विचारों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। उसी विचारों को, भूगोलवेताओं के विचारों को अब हम आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं डार्विन के विचारों की। डार्विन जो हुए हैं, इन्होंने 1859 में अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित की और जिसमें इन्होंने बताया कि जीव जो होते हैं, यानी कि जीवित जीव जंतु जो हैं वो स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाकर ही जीवित रहते हैं। जो जीव पर्यावरण से अनुकूलन नहीं कर पाते वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने में असमर्थ होते हैं वो एक समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। और जो सक्षम जीव होते हैं पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने में, उन्हीं जीवों का विकास होता है और आगे जाकर के उनकी संख्या भी बढ़ती है। इसे डार्विन ने प्राकृतिक चयन कहा है। डार्विन ने बताया कि मनुष्य की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, आश्रय आदि, और उसके शारीरिक गठन के साथ साथ उसकी विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं, उनका निर्धारण भी मनुष्य के पर्यावरण के द्वारा ही होता है, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण के द्वारा होता है। अब अगर हम हैकल की बात करें तो हैकल ने पारिस्थितिकी पर बल दिया और उन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य सहित सभी जीव जो हैं वो अपने पर्यावरण से अनुकूलन करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में भिन्नता के परिणाम स्वरूप ही भिन्न भिन्न मानव प्रजातियों का विकास हुआ है और उनकी शारीरिक बनावट और रूप रंग में भी भिन्नता पाई जाती है। फिर अगर बकल की बात करें तो बकल ने अपनी बुक जो उन्होंने प्रकाशित करवाई इंग्लैंड में सभ्यता का विकास, इसमें उन्होंने लिखा है कि मनुष्य जो है उसको जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक भूदृश्य आदि जो विभिन्न भौतिक दृश्य होते हैं वो सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। अगर हम एशिया और अफ्रीका में मानव सभ्यता का विकास देखें तो वो मुख्य रूप से उपजाऊ मिट्टी वाला जो प्रदेश है, यानी कि अगर हम एशिया में भी देखें तो दजला फरात नदी घाटी, या चीन में जो अपना ये यांगत्से कियांग घाटी, हुआंगहो घाटी, भारत में अगर हम देखें तो गंगा जो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये सभी जो है। और अगर हम अफ्रीका में मिस्र सभ्यता देखें तो वो नाइल रिवर के पास विकसित हुई है। तो यानी कि बकल ने कहा कि एशिया और अफ्रीका की जितनी भी मानव सभ्यताओं का विकास हुआ है वो मुख्य रूप से उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेशों में हुआ है और यूरोप में उपयुक्त शीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में हुआ है। यानी कि एशिया और अफ्रीका में तो नदी घाटियां जो हैं, यानी कि नदी घाटियों में उपजाऊ मिट्टी मिलती है तो वहां पर सभ्यता विकसित हुई, फली फूली। जबकि यूरोप में जो जलवायु है वो वहां की शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो होती है वो उपयुक्त जलवायु होती है। तो जिन क्षेत्रों में उपयुक्त शीतोष्ण जलवायु मिलती है वहां पर जो मानव सभ्यताएं हैं उनका विकास हुआ।
और इन्होंने कहा कि विश्व की लगभग आधी जनसंख्या जो है वो मानसूनी एशिया के उर्वर मैदानी भाग जो है वहां पर निवास करती है, जिससे कि अगर हम देखें तो नदी घाटी सभ्यता वाले जो मैदानी भाग है वहां पर जो मानव सभ्यता है वो अधिक विकसित है, जनसंख्या अधिक वहीं पर निवास करती है और इससे बकल के जो विचार हैं उनकी पुष्टि भी होती है। अब हम बात करते हैं रेडजल के विचारों की। तो भूगोल की प्रथम शाखा के रूप में मानव भूगोल की स्थापना का जो श्रेय है वो रेडजल को है। रेडजल को ही मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। रेडजल ने वातावरण मानव के पारस्परिक संबंधों में वातावरण को अधिक प्रभावशाली बताया। संसार के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले जो लोग हैं उनका रहन सहन, उनकी आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक तत्व जो है, उनकी स्थितियां जो है, उन सब पर पर्यावरण का प्रभाव बताया। और इसलिए रेडजल जो है वो वातावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक भी कहलाते हैं। रेडजल का मत है कि मानव अपने वातावरण की उपज है, वातावरण की प्राकृतिक शक्तियां ही मानव जीवन को ढालती हैं और मनुष्य तो केवल वातावरण की मांग के साथ ठीक समायोजन करता है। ठीक है, अब अगर हम कुमारी सैंपल की बात करें तो रेडजल की शिष्या थी कुमारी सैंपल, और कुमारी सैंपल जो है वो निश्चयवादी विचारधारा की, जो पर्यावरणवादी विचारधारा है, इसकी अंतिम और महत्वपूर्ण विद्वान थी। इन्होंने 1911 में अपनी बुक लिखी इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव। इसमें इन्होंने रेडजल के विचारों को बहुत ही प्रभावशाली शैली में, प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। और इस समय इनका जो ये बुक प्रकाशित हुई कुमारी सैंपल की, इस समय निश्चयवादी विचारधारा जो थी वो अपने सर्वोच्च पर थी। इन्होंने विभिन्न उक्तियों का प्रयोग किया है। जो निश्चयवादी विचारक है उन्होंने, निश्चयवादी भूगोलवेताओं ने विभिन्न उक्तियों का प्रयोग किया अपने विचारों को दर्शाने के लिए, जैसे कि मानव पूर्णतः परिवेश का दास है, दूसरा मानव मात्र मोम का पुतला है जिसे प्रकृति अपनी इच्छा के अनुसार ढालती है, मानव जो है वो प्रकृति की उपज है। कुमारी सैंपल ने प्राकृतिक वातावरण का नियंत्रण मनुष्य के केवल भोजन, वस्त्र, मकान, आर्थिक उद्योग पर ही नहीं, बल्कि सैंपल ने कहा कि मानव के जो विचार हैं, उसकी भावनाएं हैं, उसके धार्मिक विश्वास जो है, सब पर प्राकृतिक वातावरण का निश्चित प्रभाव पड़ता है। कुमारी सैंपल जो है ये नियतिवाद की अनुयायी थी और इस विचारधारा को उन्होंने अपनी प्रभावशाली लेखन शैली के द्वारा उच्चतम स्तर तक पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन पर्यावरणवाद जो है, निश्चयवादी विचारधारा जो है, ये भी अतिशयोक्तिपूर्ण थी, इसलिए इसकी भी आलोचनाएं हुई। 20वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ, निश्चयवाद की मान्यता जो थी इसमें कमी आने लगी और मानव क्रियाकलापों का प्रभाव जो है वो बढ़ने लगा। इसमें मुख्य रूप से जो फ्रांसीसी भूगोलवेता हुए हैं उन्होंने निश्चयवादी विचारधारा की, जो कि जर्मन भूगोलवेताओं की विचारधारा की मुख्य रूप से की आलोचना की है, और इन्होंने विभिन्न आधारों पर निश्चयवाद की कटु आलोचना की और मानव की जो शक्ति है, मानव कौशल जो है, मानव के विभिन्न क्रियाकलापों में उन्होंने आस्था प्रकट की। फ्रांसीसी भूगोलवेताओं का कहना है कि मानव प्रकृति प्रदत्त प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलताएं पैदा कर अपना विकास निरंतर रख सकता है। इन्होंने विभिन्न संपन्न मानवीय कार्यों को मात्र प्रकृति के संकेतों पर किया गया कार्य नहीं माना, बल्कि इन्होंने मानव की अपनी क्षमताओं पर विश्वास किया और उसका इन्होंने बताया कि मानव की जो विभिन्न कार्य हैं वो मानव की क्षमताओं का आभास कराते हैं, जैसे इंदिरा गांधी नहर, विभिन्न पुलों का निर्माण, मानव के द्वारा बसाए गए गांव, शहर, विभिन्न बहुमंजिला इमारतें आदि जो है, मनुष्य के द्वारा जो विभिन्न नदी परियोजनाएं हैं और भी जो कार्य हैं, वो सभी मानव की अपनी क्षमताओं के प्रमाण हैं। इन लोगों का कहना था कि समान भौगोलिक दशाओं वाले पर्यावरण में मानव की भिन्न भिन्न भूमिका रहती है। जैसे अगर हम टुंड्रा प्रदेशों में देखें तो वहां पर एस्किमो, चुकची, लैप्स, सेमोइड्स के क्रियाकलापों में अंतर है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है,
ठीक है, जो अन्य जीवों के भांति प्रकृति के पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं रह सकता। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, इसलिए वो अपनी पर्यावरणीय दशाओं से प्रभावित तो होता है, किंतु वो अपनी शक्ति, अपने कौशल से उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने हेतु भी प्रयासरत रहता है। और इनका कहना है कि ये तय कर पाना कठिन है कि कहाँ पर पर्यावरण का प्रभाव समाप्त होता है और कहाँ मनुष्य का प्रभाव शुरू होता है, यानी कि एक का प्रभाव कहाँ समाप्त हो रहा है और दूसरे का प्रभाव कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, ये तय कर पाना भी एक कठिन कार्य है। इसीलिए मनुष्य प्राकृतिक दृश्यों से प्रभावित तो होता है, लेकिन वो पूरी तरह से प्राकृतिक पर्यावरण के नियंत्रण में नहीं रहता है। किरचॉफ जो हुए हैं, उन्होंने कहा कि मनुष्य ऐसी मशीन नहीं है जिसकी अपनी कोई इच्छा ना हो। आज मनुष्य प्रकृति के आगे सिर्फ मोम का पुतला नहीं है। स्टेप्स ने कहा कि वातावरण अपने आप में अर्थहीन वाक्यांश है, बिना मानव के वातावरण का कोई अस्तित्व नहीं है। जॉर्ज टैथम ने कहा कि निसंदेह वातावरण मानव को प्रभावित करता है, परंतु बदले में मानव भी अपने वातावरण को परिमार्जित करता है, परिवर्तित करता है। यह अंतर द्वंद्व इतना उलझा हुआ है कि किसका प्रभाव कब समाप्त होता है और कब शुरू होता है, ये कहना और जानना बहुत कठिन है। अगर हम जनसंख्या का वितरण देखें तो वो मानव की पसंद का परिणाम है। उद्योग धंधों का विकास मानव की अपनी सफलताएं हैं। आधुनिक नगरों का विकास मानव की विशिष्ट कृति का उदाहरण है। हीगल जो हुए हैं, इन्होंने कहा कि मेरे सामने भौगोलिक निश्चयवाद की बातें मत करो, कारण कि जिस स्थान पर पहले यूनानी लोग रहा करते थे वहां पर आज तुर्क लोग रहते हैं, और यही बात निश्चयवाद का खंडन करती है। इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक है निश्चयवादी विचारधारा का, ये समाप्त होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम संभववाद के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।